प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तहत पिछले क्लास में हमने पे बैक पीरियड के कैलकुलेशन को देखा, जिसमें हमने ये एज्यूम किया था कि प्रोजेक्ट का जो एनुअल कैश इनफ्लो है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स है वो इवन में इक्वल अमाउंट का है, यानी ऑल ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ अर्निंग हैज़ बीन एक्सपेक्टेड, है ना। आज हम लोग इस चीज़ को नई बात को देखेंगे, जब इक्वल अमाउंट नहीं हो और दो प्रोजेक्ट दिया है उसमें से हमें चुनना है कि कौन प्रोजेक्ट बेल आउट पेबैक पीरियड के आधार पे सही होगा, सेलेक्ट करना, वो बात भी देखेंगे। और साथ ही साथ जो हमने कहा था डिस्काउंटेड कैश फ्लो के आधार पर पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन, यानी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड या डिस्काउंटेड बेल आउट पे बैक पीरियड। तो सूचना जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको राइट डाउन कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पे बैक पीरियड, सिंपल एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड दोनों कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। इसमें आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल आउटलेट इक्वल है दोनों का। फिर स्ट्रीम्स ऑफ कैश इनफ्लो दे रखा है और दोनों का अपना अपना है, और आपको पहले सिंपल पे बैक पीरियड निकालना है। फिर जो डिस्काउंटेड फैक्टर्स नीचे दिया हुआ है पीवी फैक्टर के रूप में अलग अलग वर्षों के लिए, इसके आधार पर भी आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। तो पहले हम लोग सिंपल देखेंगे फिर डिस्काउंटेड देखेंगे, ओके। हाँ, तो इसमें हम लोग दो प्रोजेक्ट है तो दो बड़ा सा कॉलम बनाए, प्रोजेक्ट ए के लिए और बी के लिए। इसमें दो चीज़, जो स्ट्रीम्स ऑफ कैश इनफ्लोज दिया हुआ है 4 साल का, दोनों का राइट डाउन किए। अब आपको क्यूमुलेटिव निकालना है कैश इनफ्लोज। तो फर्स्ट ईयर का तो 6000 हो गया, सेकेंड ईयर का 6 और 7 13,000 हो गया, और थर्ड ईयर में 23,000 हो गया, और फोर्थ ईयर में 29,000 हो गया, ओके। अब सेकेंड प्रोजेक्ट में आइए। 8,000 फर्स्ट ईयर का कम्युलेटिव हुआ, एट और 6 14,000 हो गया आपको। सेकेंड ईयर में 22,000 हो गया, थर्ड ईयर में, और फोर्थ ईयर में 27,000। आप इसको 7,000 भी ले सकते थे तो 29 इक्वल हो जाता। क्या फर्क पड़ता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो में, वो चीज़ जानने के लिए, खैर इस पे चर्चा बाद में करेंगे। अब आप गौर करें पे बैक पीरियड क्या कहता है। पे बैक पीरियड कहता है वह पीरियड जिस पीरियड में जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको कैपिटल आउटले कहते हैं, वो रिकवर हो जाए, यानी जिस पीरियड में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों बराबर हो जाए। तो आप गौर करें दोनों प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है 20,000। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टोटल जो रिकवरी हो रहा है वो 13,000 का हो रहा है प्रोजेक्ट ए के दशा में, और 7,000 रिकवरी और चाहिए। लेकिन थर्ड ईयर में वो सरप्लस हो जा रहा है, 23,000 हो रहा है, जबकि हमको 20,000 की रिकवरी चाहिए। तो 20,000 के लिए यानी हमको 13,000 तो हो गया। अब हम लोग पे बैक पीरियड ऐसे निकालेंगे, पे बैक पीरियड 2 years प्लस 12/10,000 इंटू 7,000। कहने का मतलब थर्ड ईयर का टोटल अर्निंग है 10,000। 10,000 पूरे वर्ष में आता है, यानी 10,000 के अर्निंग के लिए 12 मंथ्स लगा। तो 7,000 जो रिक्वायर्ड है रिकवरी के लिए रिमेनिंग अमाउंट, उसमें कितना महीने लगेंगे। तो इस पर आप डिवाइड कर दीजिए इसको, 30 से 30 कट गया, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 years एंड 8.4 months। सेकेंड केस में आप देखें तो 14,000 की रिकवरी सेकेंड ईयर में हो रही है,
तो 2 ईयर्स तो होगा ही, प्लस कितना लग जाएगा। अब हमको 6000 चाहिए थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर का अर्निंग है 8000, तो 8000 अर्निंग में लगा कितना मंथ, 12 मंथ, तो 6000 में कितना लगेगा। तो आप 0 से 0 काटो, अब 9 मंथ्स, तो हो गया आपका आंसर 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। तो इस दोनों में कंपैरिजन करें आप पे बैक पीरियड में, 2 ईयर्स 8 लगभग 8 मंथ्स हुआ, इसमें 9 मंथ्स है, तो लोअर कौन सा है, तो प्रोजेक्ट ए। तो डिसीजन में हम लिख सकते हैं प्रोजेक्ट ए विल बी प्रेफर्ड as its payback period is lower than the project B. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दोनों ही प्रोजेक्ट का, इसमें 3 कॉलम हो जाता है प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए, जो स्ट्रीम्स ऑफ कैश इनफ्लो दिया हुआ है, और दूसरा नीचे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो के आधार पर जो पे बैक पीरियड निकालते हैं, वो मतलब प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर। अब आप सोच सकते हो ये प्रेजेंट वैल्यू है क्या। सपोज कीजिए आप किसी को आज 10,000 रुपीज़ देते हो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है 10% पर एनम। अगर आप बैंक में जमा करो या कहीं और डिपॉजिट करो तो 10% या 12% आपको रिटर्न मिलेगा। तो गौर कीजिए, अगर वह व्यक्ति आपको 5 साल के बाद या 4 साल के बाद आपको वो पैसा 10,000 वापस करता है, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स क्या आपका यह 10,000 रुपया 10,000 के बराबर ही रहता? नहीं, आपका 10,000 रुपीज़ कितना हो जाता? हर एक साल उसमें इंटरेस्ट 10% एडेड होता जाता। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में 10,000, तो सेकेंड ईयर में वो 11,000 हो जाता। थर्ड ईयर में आपका ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के 11,000 प्लस 1,100 यानी 12,100 2 साल में हो जाता, और थर्ड ईयर में वो फिर 12,100 का 10% 1,210 रुपया उसमें ऐड हो जाता। इस तरह से 5 ईयर्स में मोर देन 10,000 रुपीज़ उसका वैल्यू होता। तो उसके उतना ना मिल करके आपको क्या मिला? 10,000। यानी उस 10,000 का आज के डेट में वैल्यू देखेंगे, जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया था, उस व्यक्ति को उधार दिया था, तो आप लेस देन 10,000 होगा उसका, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट के वजह से उसका परचेजिंग पावर घट रहा। इसीलिए डिस्काउंटेड फैक्टर का यूज किया जाता है कि जो पैसे 6,000 जो आप देख रहे हो 4th ईयर में आ रहा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर के शुरुआत में हमने 20,000 लगाया, उसकी रिकवरी अगर 6,000 के रूप में हमको मिलता है, तो उसका आज के डेट में यानी इन्वेस्टमेंट डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वही 1 रुपया के आधार पर निकाला है। तो 1 रुपया का 1 साल के अंत में उसका वैल्यू जो 1 रुपया है उसका अभी वैल्यू है 0.89 यानी 89 पैसे के आसपास है। वही 4th ईयर में 63 पैसे, यानी कोई आदमी 1 रुपया आपको 4th ईयर में देता है तो उसका फर्स्ट ईयर बिगनिंग में वैल्यू क्या हो जाता है? 63 पैसे मात्र, यानी आपको 63% 64% ही लौटाया आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। तो इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आने का मतलब क्या हो जाता है, जरा सोच लीजिए। ये स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो सभी प्रोजेक्ट का एक समान होता नहीं, डिफरेंस होता है। हो सकता है टोटल में ये अभी 29,000 है, इस संयोग से 27,000 है, ये भी इक्वल हो सकता था 29,000। तब आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर डिसाइड करते कि प्रोजेक्ट ए बेहतर है कि प्रोजेक्ट बी बेहतर है?
तो इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू का, जिसका स्ट्रीम अर्लियर ईयर में जो पहले पैसा ज़्यादा इनफ्लो किया वो पहले पैसा लौटाया, तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, और जो बाद में जाकर के ज़्यादा अमाउंट अर्निंग में आता है उसका आज का वैल्यू कम होगा। इसीलिए उसी चीज़ को ख्याल में रखते हुए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट सामने आया। ये पहले हम लोग जो एनुअल कैश इनफ्लो है उसको जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, है ना। हमने प्रत्येक इनकमिंग के सामने जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके, यानी प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, इस दोनों ही का गुणनफल, किस साल आपका 20,000 की रिकवरी हो पाएगा। तो कम्युलेटिव का एक कॉलम बनाना पड़ेगा दोनों का। आप इसी में एक कॉलम बढ़ा के कर सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में अगर आप देखें 5,358 और इसका आएगा 7,144। सेकेंड ईयर में दोनों ऐड होगा तब तो कम्युलेटिव होगा, तो 9,877 और 6,7,3 और 4,5,9 और 5,5,10, 10,937। फिर आप देखो 707, फिर 3 और 2, 5, 9 और 1, 10, 8 और 1, 0, 8, 1। यानी थर्ड ईयर में भी हमारा रिकवरी 20,000 का नहीं हुआ। तो फोर्थ ईयर में देखें ज़्यादा हो जाता है, 7, 6, 13 और 2, 5, 7, 0, 8, 8, 8, 3, 11, 1, 1, 2। फोर्थ ईयर में 21,000 हो जाता। उसी तरह दूसरे में देखें क्यूमुलेटिव, तो 4 और 2, 6 और 4, 8, 12, फिर 2, 7, 9, फिर 7, 4, 11। थर्ड में देखें तो 6 और 6, 12, 2 और 9, 10, 12, 7, 9, 6, 6 और 11, 17। इसमें भी रिकवरी नहीं हुआ, ये भी फोर्थ ईयर में जाएगा। तो फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, 2, 0, 2, 8, 2, 10, 2, 6, 8 एंड 3, 17, 20। अलग अलग ईयर में जब क्यूमुलेटिव देखें तो प्रोजेक्ट ए का देखें आप, क्या हो जाएगा, पे बैक पीरियड, पे बैक ए का देखें तो ए का 3 इयर्स में 3 इयर्स तो आएगा ही, अब प्लस हमको फोर्थ ईयर में जो इनफ्लो है वो कितने का है, 3,816। तो 3,816 की रिकवरी के लिए 12 मंथ्स लगा। तो अब कितना चाहिए, इसमें 18,017 में 20,000 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 943 और 1943 कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इयर्स एंड लगभग 6 मंथ्स हो जाता है, 6.11 आता है मंथ्स। अब इसी तरह आप प्रोजेक्ट बी का निकाल सकते हो। बी के लिए रिक्वायर्ड कितना होगा, थर्ड ईयर में इसका क्यूमुलेटिव फिगर बता रहा है 17,622, जबकि हमको रिमेनिंग अमाउंट कितना चाहिए था, तो 20,000 अब माइनस कर देंगे 17,622, यानी आपको चाहिए था कितना,
2378 रुपीज़। तो 18 होगा यानी 2378 रुपीज़ चाहिए। तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा आपका? 3 इयर्स तो हो गया, ये 17,620 का रिकवरी हुआ, प्लस जो रिमेनिंग 2,378 है वो तो 4th ईयर में ही आएगा, और 4th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू इनकम कहता है 3,180 रिक्वायर्ड 12 मंथ्स। तो रिमेनिंग 2378 कितने में लगेगा? यानी 3 इयर्स प्लस एंड 9 मंथ्स, 9 मंथ्स पे बैक पीरियड हुआ। अब आप गौर करें, इसमें 3 मंथ्स प्रोजेक्ट ए का 6.6 मंथ्स मानिए, 3 इयर्स 6 मंथ्स, और इसमें 3 इयर्स 9 मंथ्स आ रहा है। तो ग्रेटर कौन सा है? बी, तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा और ए एक्सेप्टेड हो जाएगा। इस प्रकार से आप डिसीजन में लिख सकते हो कि एज द पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट ए इज लेस देन द प्रोजेक्ट बी, दैट्स व्हाई प्रोजेक्ट ए शुड बी एक्सेप्टेड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।